accounting for amalgamation, AS, accounting standard 14. Okay, what do you mean amalgamation? First of all, discuss such as concept of amalgamation या meaning of amalgamation. This is the first statement. Write down two and more. Two or more. Two or more companies. है ना? क्या लिखा आपने? Two and more companies are merged, M-E-R-G-E-D, merged into one company. M-E-R-G-E-D, merged into one company. One company. ये पॉइंट अंडरलाइन वाला है, वन कंपनी, है ना? ठीक है। तो अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाए कि एमालगमेशन कंपनी नोन एज, तो वहां पर जैसे 2 and 4 दे दिया जाए, है ना, या ये 1 और 2 दे दिया जाए, तो कैसे इसको टिक करेंगे आप? 2 and more, है ना? आपको नॉलेज होना चाहिए कंपनी के बारे में, एमालगमेशन के बारे में। ये एमालगमेशन का मतलब हुआ कि जब टू और मोर कंपनीज आपस में क्या हो जाए, मर्ज होकर के एक बन जाए, वन। तो आंसर में आ गया जैसे 1 कंपनी, 2 कंपनी, 3 कंपनी, तो आप इसको टिक करेंगे 1 कंपनी। जब एक कंपनी बन जाती है, 2 कंपनी आपस में मिलके या 2 से अधिक कंपनी आपस में मिलके एक हो जाए, 1, देन वी आर कॉल्ड एमालगमेशन। दिस कॉन्सेप्ट एमालगमेशन, दिस प्रोसेस एमालगमेशन, है ना? एंड सेकंड स्टेटमेंट राइट डाउन, a new company is incorporated. A new company is incorporated to take over the business. To take over the business of 2 or more existing companies. अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टू take over, OVER, to take over business, to take over business। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है अंडरलाइन करने वाला कि जो कंपनी, एक न्यू कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड होती है, एक न्यू कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड हो रही है, उसमें क्या हो रहा है? टू टेक ओवर, है ना? अब बिजनेस में क्या होता है, आपको अच्छे से मालूम है, 2 चीजें होती हैं बिजनेस में। बेसिकली कितनी चीजें होती हैं? 2 चीजें होती हैं। जल्दी बैठिए भाई, ये बहुत गलत है। अकाउंटिंग फॉर एमालगमेशन की बात कर रहे थे, यूनिट 3, आज नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। यूनिट 3 इज द फर्स्ट टॉपिक, एमालगमेशन अंडर ES 4-14। तो उसमें बताया गया कि what do you mean amalgamation, what type of process, what type of concept of amalgamation. So under this concept, under this process, and it discuss 2 or more company, है ना, merged into 1 company। जब एक कंपनी में 2 या 2 से अधिक कंपनी मर्ज हो जाएंगी, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एमालगमेशन। क्लियर? फिर उसमें बताया गया कि अब जो न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो रही है, तो आपने क्या लिखा दूसरा स्टेटमेंट? न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेटेड टू टेक ओवर बिजनेस। वो नई कंपनी जो है वो बिजनेस को क्या कर रही है बेटे? टेक ओवर कर रही है। और एक बिजनेस में बेसिकली 2 चीजें होती हैं। आई होप एवरीबॉडी नोइंग अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। बताइए 2 चीजें, एनीबॉडी एक्सप्लेन? आप में से कोई बताना चाहेगा? बताइए वो 2 चीजें क्या होती हैं बिजनेस में? चलिए क्लियर है, प्रॉफिट, और बताइए। हाँ, प्रोडक्शन, और बताइए। वेरी गुड, इज अ राइट आंसर कि बिजनेस में 2 चीजें होती हैं बेटे, एक होता है असेट्स और एक होता है क्या?
आपस में बात नहीं, बिल्कुल बात नहीं बेटे, आपस में बात ना करो। तो असेट्स और लायबिलिटी, तो नेचुरल है बेटे जब वो बिजनेस टेक ओवर करेगी उस बिजनेस की असेट्स को और उस बिजनेस की लायबिलिटी को, दोनों को टेक ओवर करेगी। राइट एंड रॉन्ग? भाई जब बिजनेस आप किसी का टेक ओवर करेंगे तो जो उसकी एसेट्स है और जो लायबिलिटीज है बेटे दोनों को आप टेक ओवर करेंगे। एनी डाउट? इज अ थर्ड स्टेटमेंट, एवरीबॉडी राइट डाउन। amalgamated companies ब्रैकेट में लिख दीजिएगा वेंडर कंपनीज। जो एमालगमेटेड कंपनीज है उसको क्या बोलते हैं? वेंडर कंपनीज, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। आर लिक्विडेटेड, LIQUIDATED, लिक्विडेटेड मतलब एमालगमेटेड जो कंपनीज है वो आर क्या हो जाएगी? लिक्विडेटेड, दैट मींस वेंडर कंपनी, है ना? मालूम होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, तो आप वहां पर इसी को डिफाइन करेंगे। सो दियर अकाउंट्स बुक आर क्लोज्ड। भाई एमालगमेटेड हो गई ना, तो उसके अकाउंट्स को क्या कर देंगे आप? क्लोज कर देंगे, क्लोज्ड। ठीक। नेक्स्ट स्टेटमेंट, न्यू इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, न्यू इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, ब्रैकेट लिख दीजिए परचेजिंग कंपनी। जो नई कंपनी होगी आपकी इनकॉर्पोरेटेड वाली बेटे उसको क्या बोलेंगे? परचेजिंग कंपनी। एक्वायर, ACQUIRE, एक्वायर्स द बिजनेस ऑफ वेंडर कंपनीज, बिजनेस ऑफ वेंडर कंपनीज। क्लियर? एनी डाउट एनीबॉडी? Concept is clear? Under this concept, under this process, two parties involved, vendor company and purchasing company. Vendor company, what do you mean? Amalgamated company, that means vendor. Or new incorporated company, that means, ये डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। एमालगमेशन पॉज कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, देखिए परचेज प्राइस इज पेड, purchase price is paid in the form of shares and debentures of purchasing company. क्लियर? मतलब नेचुरल है कि भाई जब कोई एक वेंडर होगा और एक परचेज होगा, तो पढ़िए पहले स्टेटमेंट को, पढ़िए ध्यान से, पहले फिर समझाएं, मन में पढ़िए, मन में पढ़िए अच्छे से। और सब इज पेड इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, है ना, और डिवेंचर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, है ना। मतलब जो प्राइस डिसाइड होगा, है ना, वेंडर को पे करने का, वो किस फॉर्म में होगा? शेयर्स और डिवेंचर्स के फॉर्म। हाँ, इसी को अंडरलाइन करना है। फॉर्म क्या होगा? परचेज प्राइस का फॉर्म क्या होगा, है ना। ठीक है, तो एक एग्जिस्टिंग कंपनी दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी, जब दो एग्जिस्टिंग कंपनी मिल करके बेटे एक न्यू इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के फॉर्म में आती हैं, तो दिस प्रोसेस वी आर कॉल्ड एमालगमेशन। एनी डाउट एनीबॉडी? बैक क्लियर? खड़े हो। अतुल जी बताइए, एक सिंपल सा आंसर। नेक्स्ट,
उसमें जहां आपने लिखा था ना उसमें एंड इन कैश वर्ड भी यूज कर लीजिए। लास्ट वाला जो स्टेटमेंट लिखा आपने एंड इन कैश, हाँ जैसे डिवेंचर और वो तो फॉर्म होगा, एंड इन कैश भी होता है बेटे, एंड इन कैश और ऐड कर लीजिए। अब एक नोटिंग पॉइंट है NOT नोट, बल्कि वो नोट अभी एक लिख लीजिए, चाहे लिख लीजिए, हाँ लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं। नोट ये है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू या लीगली है ना, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एमाल्गमेशन एंड एब्जॉर्प्शन। एक वर्ड होता है ABS PTI, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं ना बेटे, एब्जॉर्प्शन। अब ये पहले होता क्या है इसको जान लीजिए, तब आप समझ पाएंगे कि लीगली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एमाल्गमेशन एंड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होता क्या है, एक हेडिंग डाली एब्जॉर्प्शन और इसके बारे में एक स्टेटमेंट लिखिए बेटे। एब्जॉर्प्शन मींस क्या होता है, यह एब्जॉर्प्शन वर्ड पहले लिखिए रिकॉन्स्ट्रक्शन, पहले हेडिंग डालिए रिकॉन्स्ट्रक्शन, पहले डालिए रिकॉन्स्ट्रक्शन, है ना, ठीक है, डाल दी हेडिंग। अब आप एक स्टेटमेंट लिखिए, रिकॉन्स्ट्रक्शन इज द प्रोसेस, रिकॉन्स्ट्रक्शन इज अ प्रोसेस of reorganization। रिकॉन्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है बेटे, रीऑर्गेनाइजेशन, है ना। TRUCTIO, reconstruction, that means reorganization, है ना, reconstruction that means reorganization, ठीक। under this scheme, मतलब reorganization, under this scheme various assets and liabilities are revalued and amount of share capital oblique debenture etc. share capital debenture etc. are bought to its true value, are bought to its true value, ठीक, क्लियर। अब जो लिखा है इसको पढ़िए ध्यान से, जो अभी भी स्टेटमेंट लिखा है करंट में इसको पढ़िए ध्यान से कि रिकॉन्स्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ और ये कैसी स्कीम है। अंडर दिस स्कीम क्या हो रहा है कि वेरियस असेट्स और वेरियस लायबिलिटीज को क्या किया जाएगा, रीवैल्यूड किया जाएगा, है ना। और उसके साथ साथ और क्या हो रहा है, एंड में क्या ऐड किया गया, और अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल और डिवेंचर एटसेट्रा, है ना, आर बॉट टू इट्स ट्रू वैल्यू, ठीक। अब बात आती है ट्रू वैल्यू मतलब फेयर वैल्यू, फेस वैल्यू, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू, एनी डाउट, ठीक। अब बात आती है कि ये जो कॉन्सेप्ट है बेटे, ये इसमें दो तरह का कॉन्सेप्ट बताया जाता है। ये दो तरह का होता है, एक EXTER एक्सटर्नल और एक होता है INTER इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। मतलब रिकॉन्स्ट्रक्शन आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, एवरीबॉडी राइट डाउन, रिकॉन्स्ट्रक्शन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन और एक्सटर्नल रिकॉन्स्ट्रक्शन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिकॉन्स्ट्रक्शन।
ठीक, ओके, एनी डाउट? एक्सटर्नल ये लिखा है, ब्लैक बोर्ड पे लिखा है मैंने, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है। अब आपको ये जानना जरूरी है बेटे कि अंडर द इंटरनल व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस, रीऑर्गेनाइज कॉन्सेप्ट क्या है अंडर द स्कीम, और अंडर एक्सटर्नल क्या है। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट आप लिखने जा रहे हैं वो है रिलेटेड टू इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन। तो आपका हेडिंग क्या होगा? इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन। और उसी के आगे नेक्स्ट नीचे अंडरलाइन करके फिर आप एक स्टेटमेंट में लिखेंगे, लिखिए इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन, इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन company is not liquidated, company is not liquidated, company is not liquidated, ठीक। फिर नेक्स्ट लाइन लिखेंगे इन दिस केस, इन दिस केस टोटल, टोटल लॉस is estimated, in this case total loss is estimated and also and such loss is written off, and such loss is written off by reducing share capital, by reducing share capital, REDUC, reduce, by reducing share capital। अब आप एक यहाँ पर एक क्रॉस क्वेश्चन आता है, ये तो एक जनरल मीनिंग बताया गया बेटे कि अगर लॉस होता है तो आप लॉस को कैसे मैनेज करेंगे, लेकिन अब वहाँ एक क्रॉस क्वेश्चन हो रहा है कि सपोज दैट हैवी लॉस, तो आपको लिखना है नेक्स्ट लाइन से इन केस हैवी लॉस, अगर कंपनी को हैवी लॉस हो जाता है, इन केस हैवी लॉस, इन केस हैवी लॉस, तो कॉमन क्लेम ऑफ डिवेंचर होल्डर, क्लेम of debenture holder and creditors are also reduced, ठीक। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया अंडर द इंटरनल। जब इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन होगा, ठीक है, तो इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन में आपको एक चीज बता दी गई इंपॉर्टेंट, क्या नेक्स्ट आपने लिखा था नेक्स्ट पॉइंट, नहीं इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन की स्टार्ट में पढ़ो, पहला स्टेटमेंट पढ़ो फिर दूसरा पढ़ो। हाँ, ये अंडरलाइन करने वाली पॉइंट है कि मतलब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, भाई इसमें भी क्या हो रहा है, दो या दो से एक कंपनी मर्ज हो रही ना, तो लेकिन वहां पर क्या नहीं हो रहा है, जबकि एमालगमेशन में क्या हो जाता है, होता है ना। लेकिन रिकॉन्स्ट्रक्शन की हम जब बात करेंगे और इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर कंपनी लिक्विडेटेड नहीं हो रही। ये आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बन के आएगा, है ना। वो कहेंगे कि होगा तो आप बताएंगे नहीं होता, नहीं वाले में क्लिक करेंगे आप, ओके। आपको नॉलेज होगी तभी तो, नहीं तो वो जो कहेंगे वही आप मान लेंगे, आपको नहीं मानना। आपको आपने पढ़ रखा है, राइट डाउन कर रखा है कि अंडर द इंटरनल कॉन्सेप्ट, अंडर द इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन कंपनी इज नॉट लिक्विडेटेड, है ना, कंपनी लिक्विडेटेड नहीं होती है। क्लियर। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए एक्सटर्नल रिकॉन्स्ट्रक्शन, एक्सटर्नल। इसमें आपको लिखना है एग्जिस्टिंग कंपनी, existing companies is liquidated। अब इसमें देखिए एग्जिस्टिंग कंपनी क्या हो जाएगी, लिक्विडेट हो जाएगी, इसको अंडरलाइन कर दीजिए, एग्जिस्टिंग कंपनी इज लिक्विडेटेड, ठीक। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखिए अ न्यू कंपनी is incorporated to take over the business of
existing company, existing company, existing company. अब जरा आप अपना सिलेबस देखिए और उस सिलेबस में देखिए एक चैप्टर दिया हुआ है ना। उस चैप्टर में देखिए कौन सा दिया हुआ है, इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन आपके सिलेबस में है या एक्सटर्नल है, ये देखिए पहले नोटिस करिए जरा। कहने का मतलब हमारा यहाँ इसलिए था ये कि जब इंटरनल आपके सिलेबस में दिया हुआ है तो ज़्यादा डेप्थ में जो स्टडी होगी वो कब होगी, जब हम इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन पढ़ेंगे। अभी हमारा मेन बेसिक फोकस क्या है, एमालगमेशन। अब अगला टॉपिक हमारा होगा फीचर्स ऑफ, बात नहीं बेटे, एमालगमेशन। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन पॉइंट, फीचर्स ऑफ एमालगमेशन। जब हम फीचर्स की बात करेंगे बेटे एमालगमेशन की, तो वहां पर हमें राइट डाउन करना पड़ेगा एमालगमेशन, एमालगमेशन may be either in the nature of merger, in the nature of merger, or in the nature of purchase, correct? सबसे पहले हमारा जो डिस्कशन पॉइंट होगा बेटे, क्योंकि देखिए फीचर्स बता दिया गया आपको कि एमालगमेशन का एक फीचर्स होता है क्या, या तो वो कैसा होगा, हाँ, या तो वो मर्जर नेचर होगा और या तो परचेज नेचर, या तो परचेज नेचर होगा या मर्जर नेचर होगा। तो सबसे पहले हम नेचर डिस्कस करेंगे कौन सा, मर्जर नेचर। मर्जर नेचर में देयर आर फॉलोइंग कंडीशंस इज गिवन, है ना, वो आपको राइट डाउन करनी होगी। देन यू हैव स्टडीड मर्जर नेचर, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन द फॉलोइंग पॉइंट्स related to merger nature. Is the first point, all the assets and liabilities, all the assets and liabilities of the transfer company become after amalgamation the assets and liabilities of the transferee company हाँ हेलो पढ़ो स्टैंड किसकी हो जाएगी, हाँ 2 मिनट के लिए पॉज करो। मतलब हम लोग मर्जर नेचर को डिस्कस कर रहे थे और उसमें सबसे पहला पॉइंट आपने लिखा कि ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज आगे हाँ ऑफ द ट्रांसफर कंपनी बिकम आफ्टर एमालगमेशन, वो किसकी हो जाएंगी, ट्रांसफरी की। वेरी गुड। सेकंड पॉइंट, शेयर होल्डिंग not less than 90%, of the face value of the equity share, of the equity shares of the transfer company
the amalgamation by the transferee company or its subsidiary company become equity shareholders of the transferee company अब इसका मतलब क्या हुआ, पढ़ो ध्यान से, समझो तो ध्यान से सेंटेंस को पढ़ो अच्छे से। आप बताइए। वो ट्रांसफर कंपनी में शेयर होल्डर बन जाएंगे। फिर से बताओ अच्छे से, बताओ तो नहीं वीडियो बनना है। सर, जब ट्रांसफर कंपनी में जो शेयर होल्डर थे